2009 में शेड्यूल्ड कास्ट कंपोनेंट प्लान बना और सरकारों में टोटल बजट का जनसंख्या के हिसाब से उनके परसेंटेज में जो प्लान फंड में जो उनको देना शुरू किया, स्पेशल कंपोनेंट प्लान फंड और ट्राइबल सब प्लान फंड में, उसके बाद वो षड्यंत्र और ज़्यादा तेज हो गया कि कैसे बहुजन समाज के लोगों को आगे बढ़ने से रोका जाए। नतीजा ये है कि पिछले 15 से 20 सालों में, या ये कहें कि अब से 40 सालों में एक काम बहुत तेजी से हुआ। पहला तो ये कि 1950-60 के दशक में हमारे लोग जब शहरों में आए, सरकारी नौकरियों में 4th क्लास में आए, तो लोगों ने डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर की इस बात को पल्ले से बांध लिया, गांठ बांध लिया कि हमें अपने बच्चों को पढ़ाना है, शिक्षित बनाना है, समाज को संगठित करना है और अपने हक अधिकार की लड़ाई को संघर्ष से जीतना है। तो पहले तो हमारे लोग 4th क्लास में बड़ी मात्रा में भर्ती होना शुरू हुए। जो 4th क्लास में भर्ती हुए उन्होंने अपने बच्चों को पढ़ाना शुरू किया। कुछ लोग क्लर्क बनने लगे, अलग अलग विभागों में, रेलवेज में, पोस्ट एंड टेलीग्राम में, तमाम तरह के विभागों में हमारी नौकरियों के अंदर लोग आने लगे। और फिर जो इंदिरा गांधी जी के समय पर, उससे पहले जो बैंक और इंश्योरेंस कंपनियां प्राइवेटाइज हुआ करती थी, बनियों के हुआ करते थे, बनियों की इंश्योरेंस कंपनियां हुआ करती थी, इंदिरा गांधी जी ने उनका राष्ट्रीयकरण किया। उसके बाद बड़ी मात्रा में हमारे बहुजन समाज के लोग, SC ST के लोग और OBC रिजर्वेशन मिलने के बाद OBC के लोग बैंकों में और इंश्योरेंस कंपनियों में भी बड़ी नौकरियों में आने लगे, लाखों के मात्रा में आए। लेकिन हमें थोड़ा सा आगे बढ़ते देख, लगभग अब से 40 साल पहले जो षड्यंत्र शुरू हुआ कि ये लोग अब पढ़ लिख कर आगे आने लगे हैं, नौकरियों में आने लगे हैं और कंपटीशन में भी अब जनरल के मुकाबले पे खड़े होने लगे हैं। तो कुछ लोगों को ये तकलीफ हो गई, अगर अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़े वर्ग के लोग इसी तरह पढ़ लिख कर आगे आते रहे तो उनके बच्चों के सामने एक मुकाबले पर बड़ा कंपटीशन खड़ा हो जाएगा। और 90% बहुजन समाज के लोग हैं। जब ये 90% लोग पढ़ाई लिखाई का महत्व समझ लेंगे और ये अपना हक ले लेंगे, तो फिर जो पूरे देश के संसाधनों पर और सरकारी नौकरियों पर जो 90% पर उनका कब्जा था, उन्हें वो कब्जा छीनने का डर लगने लगा। उन्हें लगा कि अभी तो नौकरियों के अंदर भी उन्हीं का कब्जा है, और जब ये SC ST के साथ साथ OBC भी नौकरी में आएगा तो जहां 70-80% पे उनका कब्जा था, उसमें से 50% के आसपास SC ST OBC आ जाएगा। उनमें एक डर पैदा हो गया और उस डर की वजह से उन्होंने षड्यंत्र करना शुरू किया। धीरे धीरे उन्होंने पहले तो जो प्राइमरी एजुकेशन था और सेकेंडरी एजुकेशन था, उस पर हमला बोला। उन्होंने क्या किया, एक एक करके सरकारी स्कूलों को कमज़ोर करना शुरू कर दिया और प्राइवेट स्कूल खोलने शुरू कर दिए। एक के बाद एक प्राइवेट स्कूल खुलते चले गए और धीरे धीरे हालात ये हुए सरकारी स्कूल बंद होते चले गए। मैंने इस बात का पूरा डाटा निकाला तो पता लगा पिछले 15 से 20 सालों में लगभग 2.25 लाख सरकारी स्कूल बंद हो गए। मैं पूछना चाहता हूं आप सबसे, क्या देश की जनसंख्या कम हो गई है? जब देश की जनसंख्या कम नहीं हुई बल्कि दुगनी हो गई, तो सरकारी स्कूल दुगने होने चाहिए थे, लेकिन उन्होंने सरकारी स्कूलों को एक एक करके बंद करना शुरू कर दिया और कमज़ोर करना शुरू कर दिया और प्राइवेट स्कूल खुलने शुरू हो गए। प्राइवेट स्कूलों में फीस इतनी ज़्यादा कि बहुजन समाज के 98 और 99% लोग अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूलों में पढ़ाने का खर्चा नहीं उठा सकते। और वो केवल प्राइवेट स्कूल खोलने और सरकारी स्कूल बंद करने तक सीमित नहीं रहे,
बल्कि इसके साथ साथ देश के जितने भी सार्वजनिक उपक्रम की कंपनियां थी जो पिछली सरकारों ने 100 के आसपास जो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स बनाई थी, उनको धीरे धीरे सरकारों ने प्राइवेटाइज करना शुरू कर दिया, उनको बेचना शुरू कर दिया। और दूसरा बेचा किसने? बेचा उन लोगों ने जो अपने आप को मेरिटधारी कहते हैं, जो लोग मेरिट की बात करते हैं, जो लोग कहते हैं कि अनुसूचित जाति जनजाति पिछड़े वर्ग के लोगों में मेरिट नहीं होती। मैं उन मेरिटधारी लोगों से पूछना चाहता हूं कि देश के अंदर जितने प्राइवेट सेक्टर अंडरटेकिंग थी, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग थी, उन सब के अंदर जो मैनेजिंग डायरेक्टर, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स थे या सीईओ थे, वो कौन सी जाति के थे? अगर उसका डाटा निकाला जाए तो 99.9% वही मेरिटधारी जाति वाले लोग उन कंपनियों के ऊपर बैठे थे। उसके बावजूद अगर वो कंपनियां डूब गई, सिक डिक्लेयर हो गई, वाइंड अप हो गई, प्राइवेटाइज हो गई, बेच दी गई, इसका मतलब उनके अंदर मेरिट नहीं है। वो नाकाबिल लोग काबिलियत की बात करके देश के सरकारी संस्थानों में ऊपर जाके उनको पहले वो घाटे में पहुंचाते हैं, उसके बाद उसको बेच देते हैं ताकि SC ST OBC के बच्चे सरकारी नौकरी में ना आ पाए। तो इस तरीके से उन्होंने हमारे बच्चों के हाथ से 80% सरकारी नौकरियां तो वो छीन ली है। और ऊपर से दूसरा खेल और खेला कि एक तो प्राइवेट स्कूल खोल के इतनी महंगी फीस की प्राइवेट स्कूल को हम अफोर्ड नहीं कर सकते, लेकिन सरकारी स्कूलों में मेहनत मशक्कत करके पढ़ लिख के जब हमारे बच्चे 12वीं तक आ जाते हैं तो हमारे बच्चों में भी प्रतिभाशाली बच्चे हैं, काबिल बच्चे हैं, जो डॉक्टर बनने का, जज बनने का, इंजीनियर बनने का, आर्किटेक्ट बनने का, वकील बनने का सपना देखते हैं, ब्यूरोक्रेट्स बनने का सपना देखते हैं। अब सवाल ये है कि जब वो 12वीं में पढ़ रहा है, अब बच्चे को आगे का तैयारी, पहले तो एडमिशन के लिए कोचिंग, चाहे वो इंजीनियरिंग की हो, मेडिकल की हो, लॉ की हो या किसी और एग्जाम की हो। आजकल तो क्यूट भी चालू हो गया यूनिवर्सिटीज़ के अंदर एडमिशन के लिए। तो पहले तो उसको आगे का एडमिशन, हायर एजुकेशन के लिए एडमिशन के लिए उसको कोचिंग चाहिए। और अगर मेडिकल, इंजीनियरिंग या लॉ की एंट्रेंस की तैयारी के लिए कोचिंग की बात करूं तो कम से कम 2 से 3 लाख रुपया तो कोचिंग के लिए चाहिए। अब वो कहीं से अरेंज करके कोचिंग ले भी ले और बच्चा काबिल है, कॉम्पिटेंट है, वो एग्जाम पास कर लेता है। अब उसको इंजीनियरिंग में, मेडिकल में, लॉ में, मैनेजमेंट में उसको एडमिशन ऑफर होता है। तो एक डिग्री कंप्लीट करने का 5 साल का और 4 साल का कोर्स पूरा करने के लिए न्यूनतम उसको 15 से 20 लाख रुपया चाहिए। अनुसूचित जाति जनजाति पिछड़े वर्गों में तो 98 और 99% ऐसे लोग हैं, माइनॉरिटीज में भी, जो लोग ये हायर एजुकेशन का, ये जो टेक्निकल एजुकेशन का डिग्री कंप्लीट करने के लिए जो चाहिए 15-20 लाख रुपया, वो उनके पास है ही नहीं। पैसे के अभाव में इन वर्गों के बच्चे पढ़ाई छोड़ने के लिए मजबूर है। बहुत से लोग कहते हैं आप जहां भी जाते हो पूरे देश में यही बात करते हो, तो भैया मुझे बता दो ये बात मैं क्यों ना करूं? क्या ये जो समस्या मैं सामने रख रहा हूं, क्या इसका समाधान हो गया? अगर समाधान नहीं हुआ तो जब तक समाधान हो नहीं जाता, जब तक सत्ता से, सरकारों से समाधान करवा नहीं लेते, तब तक ये बात पूरे देश में बार बार मैं बोलता रहूंगा और तब तक बोलता रहूंगा जब तक अनुसूचित जाति जनजाति पिछड़े वर्ग के लोग और अन्य जाति के भी जो गरीब लोग हैं, जो हायर एजुकेशन का खर्चा उठाने में सक्षम नहीं है, जब तक ऐसे गरीब बच्चों की पढ़ाई का इंतजाम सरकारें ना कर दे, तब तक मैं लगातार बोलता रहूंगा, पूरे देश में जाकर लोगों को जागरूक करता रहूंगा। ये मेरा संकल्प है। अब कुछ लोग कहते हैं कि भैया ये जो अभी जजमेंट आया 1 अगस्त 2024 को माननीय